हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स फ्रेंड ऑनलाइन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 6 के हिस्ट्री के चैप्टर 5 के बारे में, द अर्ली एम्पायर। हम इस वीडियो में देखेंगे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में। तो सबसे पहले आता है द टिक द करेक्ट ऑप्शन। हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए थे जिनको हमें ट्रू टिक करना था, तो डायरेक्टली आपको ट्रू बता रहा हूँ, जो फॉल्स होंगे वो आप हटा सकते हैं। द किंग्स चीफ क्वीन एंड महिषी प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रिचुअल इन द रोल ऑफ। अगर हम बात करें, जो क्वीन है, राजा की जो रानी होती है, वो इनमें से किस रिचुअल में मेन रोल प्ले करती है। तो पुराने समय में महिलाएं अक्सर बहुत सारे रिचुअल्स में वगैरह में नहीं बैठा करती थी। कुछ पर्टिकुलरली रिचुअल्स का मतलब होता है पूजा प्रतिष्ठान वगैरह, तो इनमें से कुछ पर्टिकुलर ही थे जिनमें वो प्ले करती थी या उन अपना रोल प्ले करती थी। तो उसमें से एक इम्पॉर्टेंट था अश्वमेध सेक्रीफाइसेस। ठीक है, जो अश्वमेधा सेक्रीफाइस है, इसमें जो चीफ क्वीन होती थी वो महिषी का रोल प्ले करती थी और इस यज्ञ में उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता था। द टोटल नंबर ऑफ महाजनपद वर, आखिर महाजनपद कितने थे। तो पुराने समय में जो स्टार्टिंग में का पीरियड था, तो टोटल 16 महाजनपद फेमस थे। बाद में आपस में फाइट होने की वजह से 4 महाजनपद फेमस हुए, जिनमें से मगध सबसे ज़्यादा पावरफुल बाद में बना। द किंग शेयर द किंग्स शेयर फिक्स एट 1/6 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। यहाँ पर शब्द जो लिखा है ना, SBTH, इसका मतलब है 6th। यहाँ पर लिखना था 6th, गलती से ये प्रिंट हो गया। ओके, तो किंग का शेयर मतलब जो फार्मर्स हैं उनकी टोटल प्रोडक्शन का 1/6 पार्ट जो है वो एज अ टैक्स लिया जाता था। उसको क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था शतभागा। ठीक है, जो किंग टैक्स के तौर पर फार्मर से 1/6 पार्ट उनकी प्रोडक्शन का लेता था, उसको शतभागा टैक्स कहा जाता था। द गुल्ड ऑफ मार्चेंट कॉल्ड, जो मार्चेंट्स वगैरह होते थे उनके ग्रुप्स क्या कहलाते थे? तो मार्चेंट्स के ग्रुप्स को श्रेणीज कहा जाता था। द लिच्चावी वर द फॉलोअर्स ऑफ, जो लिच्चावी किंगडम था वो किसके फॉलोअर्स थे? तो वो गौतम बुद्ध के फॉलोअर थे। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। तो जो फॉल्स है उनका रीजन भी लिया गया है कि आखिर वो फॉल्स क्यों है। तो पहला है अराउंड 600 पीपल लर्न द टेक्निक ऑफ द पैडी ट्रांसप्लांटेशन। ट्रू है कि 600 BC के जो टाइम पीरियड था 600 का, इस टाइम पर उन्होंने क्या किया था? पैडी ट्रांसप्लांटेशन सीखना स्टार्ट किया था। बिम्बिसार फाउंडेड द नंदा डायनेस्टी। जो बिम्बिसार है उन्होंने नंदा डायनेस्टी को फाउंड किया था, तो ये फॉल्स है। बिम्बिसारा ने हर्यक डायनेस्टी को फाउंड किया था। ठीक है, द वज्जी कॉन्फिडेंसी हैज़ द 4 क्लेन। जो वज्जी किंगडम या वज्जी कॉन्फिडेंसी थी, जो वज्जियन कह सकते हो आप कि राज्य संघ था, उसमें आखिर कितने क्लेन्स थे? तो उसमें टोटल 8 क्लेन थे, ना कि 4 क्लेन थे। द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ मगध वॉज अंगा। जो मगध की स्टार्टिंग कैपिटल है वो अंगा थी, तो ये गलत है। जो मगध की स्टार्टिंग कैपिटल थी वो थी ग्रीवर राजा या फिर कह सकते हैं राजगृहा। ठीक है, जो अभी बिहार के पास में है। आमात्स वर द सोल्जर हु असैसिनेटेड द किंग। जो आमात वगैरह होते थे वो सोल्जर्स कहलाते थे जो राजा के साथ जाते थे, तो ये फॉल्स है। आमात जो है वो मिनिस्टर्स होते थे जो किंग की कई सारे निर्णय लेने में हेल्प करते थे। ठीक है, ना कि सोल्जर्स थे। इसके बाद है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 सेंटेंसेस। हमें 1 सेंटेंस में आंसर देना है। हाउ डिड द रिपब्लिक डिफर फ्रॉम द मोनार्ची। जो रिपब्लिकन है वो मोनार्ची से डिफर कैसे होता था? तो सिंपल सा टास्क है। मोनार्ची जो होता था, इसमें मेन जो रोल प्ले करता था वो होता था राजा। अगर हम बात करें कि डिसीजन की पावर किसके पास होती थी मोनार्ची में, तो वो राजा के पास होती थी। राजा जो निर्णय चाहे वो ले सकता था। वहीं अगर हम बात करें रिपब्लिक की, तो रिपब्लिक में कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति राजा नहीं होता था, बल्कि वहाँ से अगर कोई निर्णय लेना है तो उसके लिए एक ग्रुप ऑफ पीपल होता था जो उस चीज़ का डिसीजन लेते थे। जस्ट लाइक अ पार्लियामेंट, जैसे पार्लियामेंट होता है थोड़ा सा वैसा, बस यहाँ के जो मेंबर्स होते थे वो चुने नहीं जाते थे। वो अक्सर रिच फैमिली से जो लोग बिलोंग करते थे वो उस सभा के मेंबर हुआ करते थे। नेम सम इम्पॉर्टेंट महाजनपद। कुछ इम्पॉर्टेंट महाजनपद के नाम बताने हैं। तो कुछ इम्पॉर्टेंट महाजनपद, आपके टोटल 16 महाजनपद थे, जिनमें से आप किसी का भी नेम लिख सकते हो। साइड की स्क्रीन में आपको दिख रहे होंगे। इनमें से कोई भी आप 4 नाम या 5 नाम जो है वो याद कर सकते हैं। तो नाम आपके सामने है, देख लीजिए। इसके बाद वाई डिड द रूलर ऑफ द महाजनपद इंट्रोड्यूस टैक्सेशन। जो महाजनपद का रूलर था उसने टैक्सेशन क्यों स्टार्ट किया? ठीक है, आखिर टैक्स लेने की ज़रूरत क्या हुई? तो सिंपल सा है, जो किंगडम के
ऐसा तो है नहीं कि आर्मी वगैरह को बिना पे किए उन्हें रखा जाए, तो आर्मी चाहिए और महल के कई सारे काम वगैरह करवाने हैं, महल बिल्डअप कराना है, हथियार तैयार कराने हैं, मंत्रियों को पैसे देने हैं। तो ये सारे जो खर्चे हैं इन सभी को पूरा करने के लिए राजा जॉब पर तो जाएगा नहीं, तो राजा उस सारे खर्चों को पूरा करने के लिए क्या करता था, टैक्स लेता था। टैक्स के तौर पर वो कुछ हिस्सा लेता था, पैसे लेता था, जिनको वो बाद में इन लोगों को पे कर सके। इसके बाद है हाउ डिड बिम्बिसारा एक्सपेंड द स्ट्रेंथन हिज एम्पायर। बिम्बिसार ने अपने राज्य को कैसे आगे बढ़ाया, ठीक है, अपने राज्य को पावरफुल कैसे बनाया। तो बिम्बिसार ने ऐसे कई सारे तरीके अपनाए थे जिससे कि वो मगध एम्पायर को पावरफुल बना सके। उसने कई सारी प्रिंसेसेस जो पावरफुल किंगडम थे वहाँ की प्रिंसेसेस से शादी की थी, जिससे उन दोनों में फ्रेंडली रिलेशन तैयार हो सके। इसके अलावा जो छोटे मोटे किंगडम्स थे जो ज़्यादा पावरफुल नहीं थे उन पर अटैक करके उन्हें अपने अंडर में ले लिया था। साथ में जो मेन काम किया था वो था ट्रेड बढ़ाना, मतलब बाकी किंगडम्स के साथ अपना व्यापार वगैरह जो है उसको इंक्रीज किया था, जिससे बाकी किंगडम्स के साथ उसके जो रिलेशन है वो फ्रेंडली हो जाए, और फ्रेंड रिलेशन होंगे तो वो अटैक नहीं करेंगे, है ना। इसके बाद आता है हु डिड अजातशत्रु सेंड टू वीकन द लिच्चावी। अब बात करते हैं अजातशत्रु। तो अजातशत्रु जो है वो हर्यंक डायनेस्टी में बिंबिसार के बाद आया था, ठीक है। अजातशत्रु क्या था, अब एक ऐसा राजा था जो अपने राज्य को बढ़ाना चाहता था, तो उसने अपने राज्य को बढ़ाने के लिए कई सारे किंगडम्स पर अटैक किया था। इसके बाद वो लिच्चावी जो जनसंघा था उसको भी अपने अंडर में लेना चाहता था, लेकिन लिच्चावी जनसंघा के जो सोल्जर्स थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और जो अजातशत्रु है वो डायरेक्टली फाइट नहीं कर सकता था। इसके लिए उसने क्या किया, अपने मिनिस्टर वशकारा, ठीक है, क्या किया उसने यहाँ पर अपने एक मिनिस्टर वशकारा को लिच्चावी जनसंघा में भेज दिया। अब मैंने आपको अभी बताया था कि जनसंघ क्या होता था, यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ पीपल होता था जो क्या करता था, निर्णय लेता था। तो इसने क्या किया, उस जनसंघ में अपने एक मिनिस्टर को भेज दिया जिससे कि वो उस जनसंघ को तोड़ सके, उसके जो मेंबर्स हैं ना उसमें आपस में फाइट करा दे, जिससे जो लिच्चावी जनसंघ है वो उसकी पावर कम हो जाए। तो आगे देखते हैं, हाउ डिड सम किंग्स बिगन टू रिकॉग्नाइज एज अ किंग ऑफ द जनपद। ऐसा क्या हुआ कि कुछ जो राजा थे वो किंग ऑफ जनपद कहलाने लगे। पहले जो राजा थे, जो ग्रुप ऑफ ट्राइब होती थी उसको जना कहा जाता था, और उसका जो राजा होता था उसको राजन कहा जाता था, ठीक है। जना का जो राजा है उसको राजन कहा जाता था। लेकिन यदि इन राजाओं में से कोई भी राजा कोई बड़े सेक्रीफाइसेस कराते थे, जैसे अश्वमेधा या कोई राजसूया, ऐसे कोई यज्ञ कराते थे, सेक्रीफाइस का मतलब यहाँ पर यज्ञ है, बलि देने से नहीं है, यहाँ पर क्या है, यज्ञ। तो जैसे राजसूया या अश्वमेधा ऐसे कोई यज्ञ कराते थे तो वो राजा जो थे वो जनपद के राजा कहलाने लगते थे। अब आप कहोगे सर यज्ञ कराने से ऐसा कैसे हो सकता है कि वो बड़े राजा कहलाने लगे। तो अश्वमेधा यज्ञ की अगर मैं बात करूं तो अश्वमेधा यज्ञ में वो क्या करते थे, एक हॉर्स को पूजा करके छोड़ दिया जाता था। अब वो हॉर्स जिस जिस राज्य से होकर गुजरता था उस राज्य से वो जैसे गुजरा तो वहाँ के राजा को एक चुनौती मिलती थी कि या तो आप हॉर्स को जाने दो, उस राज्य से गुजर जाने दो, या फिर आप उस राजा के साथ फाइट करो जिसने ये यज्ञ किया हुआ है। अगर जिसने ये यज्ञ किया है अगर वो राजा पावरफुल है तो आगे वाला जो किंगडम है वो उससे फाइट करने की कोशिश नहीं करेगा, वहीं अगर कमज़ोर है तो फाइट करेगा। अब मान लो ऐसे वो जो घोड़ा है वो बहुत सारे किंगडम से होकर गुजरा, तो वो सारे जो किंगडम्स है वो उस राजा के अंडर में आ जाते थे। अब जब इतने सारे किंगडम्स उसके अंदर में आ गए हैं तो वो जना की जगह पर किसका, जनपद का राजा कहलाने लगता था। सिंपल सी बात है, ये सारे यज्ञ जो थे वो उसकी मिलिट्री पावर को शो करने के लिए थे कि आखिर हमारे पास कितनी मिलिट्री पावर है। इसके बाद है व्हाट फैक्टर लीड द ग्रोथ ऑफ द ट्रेड ऑफ दिस पीरियड। इस पीरियड में ट्रेड को बढ़ाने वाले फैक्टर्स क्या थे। तो उस टाइम पर अगर बात करें तो जो मेन ऑक्यूपेशन थी लोगों की वो थी एग्रीकल्चर, और इस टाइम पर जो एग्रीकल्चर है वो ग्रो करना स्टार्ट किया था क्योंकि यहाँ पर हमने दो मेथड सीखी थी। पहला मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द आयरन टूल्स, हम लोगों ने लोहे के औजार बनाना स्टार्ट किए थे जो स्टोन या वुडन के हथियारों से ज़्यादा कारगर थे। अब खेती में काम करना, खेतों में काम करना आसान था। साथ में हमने एक नई टेक्निक सीखी थी जिसका नेम था पैडी ट्रांसप्लांटेशन। पैडी ट्रांसप्लांटेशन में क्या किया जाता है, फसलों को पहले एक छोटे से खेत में उगाया जाता है, बाद में जब वो छोटे छोटे से सैपलिंग्स हो जाते हैं उनको निकालकर बड़े खेत में बो दिया जाता है, ये कहलाता है पैडी ट्रांसप्लांटेशन। इसकी वजह से एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ था जिससे ट्रेड भी बढ़ा था। इसके अलावा
जो क्राफ्ट पीपल है जो सामान बनाते थे, जैसे पॉटरी हुआ, ज्वेलरीज हुआ, तो इन सबको जो मार्चेंट्स है वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर बेचा करते थे। ये ले जाने का तरीका या तो वो बुलक कार्ट वगैरह का यूज़ करते थे, बैलगाड़ी वगैरह का, या रिवर के तौर पर जाते थे, रिवर में नाव में बैठकर वो जाते थे, क्योंकि इस टाइम पर बहुत से जो जनपद थे या बहुत से किंगडम्स थे वो रिवर के किनारे बसे हुए थे। तो इस तरीके से जो ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था। इसके बाद है डिस्कस द वर्णा सिस्टम प्रैक्टिस इन जनपद और महाजनपद। हमें वर्णा सिस्टम के बारे में बताना है। तो जो वर्णा सिस्टम है, वैदिक पीपल्स जो थे उन्होंने काम के हिसाब से सोसाइटी को टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उन्होंने काम के हिसाब से इनको डिवाइड किया था, ना कि इनके हिसाब से काम को डिवाइड किया था। मतलब जो व्यक्ति किसी काम को करता था वो उसके हिसाब से उसको कास्ट या फिर उसके हिसाब से उसे वर्ण दिया जाता था। तो हिस्ट्री में जो वैदिक काल है वहाँ पर टोटल 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो भी व्यक्ति पढ़ा लिखा होता था उसको ब्राह्मण कहा जाता था, जो सैनिक बनना चाहता था उसको क्षत्रिय कहा गया, जो व्यापार करना चाहता था उसको वैश्य कहा गया, और जो छोटे मोटे काम जैसे नौकरी वगैरह करना या दास वगैरह होते थे उन्हें शूद्र कहा जाता था। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे समय बीता ये जो वर्णा सिस्टम है वो स्किल बेस्ड ना होकर हेरिडिटरी हो गया। मतलब अब जो ब्राह्मण का बेटा था वो अपने आप को ब्राह्मण ही कहता था, भले ही उसको पढ़ना लिखना आता हो या ना आता हो। क्षत्रिय के बेटा क्षत्रिय कहलाता था, भले ही वो सोल्जर बने या ना बने, कुछ भी हो। तो ये जो सिस्टम है वो हेरिडिटरी हो चुका था। इसकी वजह से इस टाइम पे जो ब्राह्मण है वो अपने आप को सुप्रीमिस मानते थे, उसके बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, ऐसा सिस्टम जो है वो इसमें इस्टेब्लिश हो गया था। साथ में ये जो सिस्टम है वो हेरिडिटरी हो गया था, मैंने अभी आपको बताया। ओके, तो ये हो गया हमारा वर्णा। इसके बाद है वाई वाज द पीरियड ऑफ बिटवीन 600 एंड 300 BCE। यहाँ पर SC लिखा है, ये सारे BCE हैं। ठीक है, बिफोर कॉमन एरा। ये SC वगैरह जो है वो थोड़ा सा टाइपिंग में एरर है, BCE। ठीक है, 600 से 300 BCE का जो टाइम पीरियड है वो आखिर रिलीजियस टर्मोइल क्यों कहा गया उसे? रिलीजियस टर्मोइल का मतलब होता है रिलीजियस चेंजेस। ठीक है, बहुत सारी रिलीजियस उठापटक हुई थी, तो 600 से 300 पीरियड को रिलीजियस टर्मोइल चेंज इसलिए कहा गया क्योंकि जो ब्राह्मण थे वही सिर्फ ग्रंथों को पढ़ना जानते थे। तो उन्होंने क्या किया था, सोसाइटी को दबाने की कोशिश की। उन्होंने कई सारे जो रिचुअल्स हैं वो बहुत महंगे बताए कि आपको गोल्ड दान करना पड़ेगा, आपको सोने जवाहरात दान करने होंगे जब जाके ये चीज़ हो पाएगी। ऐसे कई सारे कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स और एलोबरेट सेक्रीफाइसेस उन्होंने बताए, जिसकी वजह से जो प्यूपल्स थे वो इन सब चीज़ों से डिससेटिस्फाई होने लगे थे। क्योंकि जो आम लोग हैं वो इतना सारा दान नहीं कर सकते, वो थोड़े से क्या होने लगे थे, डिससेटिस्फाई होने लगे थे, जिसकी वजह से उन्होंने नए धर्म को नए धर्म को ढूंढने की कोशिश की जहां पर उनके साथ इक्वली बिहेव किया जा सके और इतने महंगे महंगे सेक्रीफाइसेस ना करने पड़े। ठीक है, इसलिए इस टाइम पीरियड को क्या कहा गया, रिलीजियस टर्मोइल का टाइम पीरियड कहा गया। इस समय पे 2 धर्म बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे, जैसे जैनिज्म और द बौद्धिज्म। ठीक है, ये 2 धर्म इस समय पे बहुत ज़्यादा फेमस भी होना स्टार्ट हो गए थे। तो हम बात करेंगे आखिर ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिसने मगध महाजनपद को एक पावरफुल एम्पायर बनाया। तो ऐसे कई सारे रीजन थे जिनकी वजह से मगध जो है वो एक पावरफुल एम्पायर बना। उनमें से मेन था कि वो रिवर गंगा और सोन के पास बसा हुआ था मगध। इसकी वजह से ड्रिंकिंग और कल्टीवेशन के लिए, मतलब खेती वगैरह के लिए पानी बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाता था। साथ में ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी आसान था। इसके अलावा उस पर जो मगध है वहाँ पर बहुत सी लोहे की खदानें थी, आयरन ओर्स बहुत इजीली मिल जाते थे, जिसकी वजह से वो टूल्स वगैरह आसानी से बना सकते थे। साथ में मगध जो है वो थिक फॉरेस्ट से घिरा हुआ था, जंगलों से घिरा था, जिससे वहाँ से लकड़ी वगैरह मिल जाती थी। साथ में हाथी भी बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते थे, जो उसके आर्मी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। इसके अलावा जो मगध है वो कई सारी जगहों से ट्रेडिंग नेटवर्क के थ्रू जुड़ा हुआ था, मतलब कई सारी जगहों पर ट्रेड वगैरह भी किया करता था। तो ये सारे फैक्टर्स ऐसे थे जिसने मगध एम्पायर को एक स्ट्रॉन्गेस्ट महाजनपद बनाया। इसके बाद हमें शॉर्ट नोट लिखना है, जनपद क्या होते हैं और महाजनपद क्या थे। तो द किंग्स हु परफॉर्म द बिग सैक्रिफाइसेस ग्रेजुअली रिकॉग्नाइज एज अ किंग ऑफ द जनपदा। ठीक है, मैंने अभी बताया ऐसे जो किंग जो बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस कराते थे, जैसे अश्वमेधा, राजसूया वगैरह कराया, तो वो लोग जना की जगह पर जनपद के राजा कहलाने लगते थे। बाय द 600 BCE के समय पर कई सारे जो जनपद थे वो बड़े होते जा रहे थे और पावरफुल होते जा रहे थे।
पावरफुल कैसे, एक दूसरे से फाइट की, एक दूसरे के जनपद को अपने अंडर में कर लिया। इसकी वजह से जो जनपद है वो धीरे धीरे एक्सटेंसिव हो रहे थे, बड़े हो रहे थे। इनमें से कुछ जनपद जो थे वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके थे और बहुत ज़्यादा बड़े हो गए थे, जिन्हें महाजनपद कहा गया। ठीक है, महाजनपद थे वो तो या तो मोनार्चिकल महाजनपद थे या फिर रिपब्लिकन महाजनपद थे, और ऐसे 16 महाजनपद स्टार्टिंग में फेमस हुए। ठीक है, इसके बाद आता है हाउ डिड एग्रीकल्चर इवॉल्व इन द पीरियड ऑफ द जनपदा एंड महाजनपद। हमें बताना है कि जो एग्रीकल्चर है वो जनपद और महाजनपद के समय पर कैसे इवॉल्व हुआ। तो एग्रीकल्चर मैंने अभी बताया कि यहाँ की जो मेन ऑक्यूपेशन थी वो क्या थी, एग्रीकल्चर थी। और एग्रीकल्चर में भी आयरन कोर का यूज़ करना, आयरन टूल्स का यूज़ करना और पैडी ट्रांसप्लांटेशन ऐसी मेथड्स का यूज़ करने की वजह से एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही थी। ओके, तो हम बात करते हैं कि व्हाट डू यू नो अबाउट द सोशियो इकोनॉमिक सेटअप ड्यूरिंग दिस पीरियड। आखिर आप इस समय के सोशल और इकोनॉमिक पीरियड के बारे में क्या जानते हो, या इस समय पर सोशल और इकोनॉमी कैसे चल रही थी। तो सोसाइटी जो थी वो वर्णा सिस्टम के अकॉर्डिंग डिवाइडेड थी, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय में। ठीक है, बट ये जो वर्णा सिस्टम था वो स्किल बेस्ड नहीं रह गया था। मतलब ऐसा नहीं था कि अब जो आप काम करते हो आपको वो वर्ण मिल जाए, बल्कि ये हेरिडिटरी हो चुका था। आपके पूर्वज जिस वर्ण के थे आप भी उसी वर्ण में काउंट किए जाओगे। ठीक है, लेकिन सभी लोगों को ये वर्णा सिस्टम जो है वो इतना ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा था। लोगों को ये जो वर्णा सिस्टम है वो ज़्यादा खास नहीं लगा, बिकॉज लोगों का मानना था, जैसे वैश्य हैं वो मानते थे कि भैया हम सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते हैं। ठीक है, एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है टैक्स का वो हम पे करते हैं, और हमसे ज़्यादा जो वैल्यू है वो ब्राह्मण्स को दी गई है। ऐसा क्यों? सेम क्षत्रिय का था कि हम देश की रक्षा करते हैं, हम राजा हैं, फिर भी ब्राह्मण को हम क्यों हाई माने। ऐसी कई सारे, और साथ में शूद्र को तो कुछ ज़्यादा चीज़ें परमिट ही नहीं थी, वो अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजन भी खुद नहीं ले सकते थे। इसकी वजह से लोगों को ये वर्णा सिस्टम कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था इस टाइम पर। इसके अलावा टैक्स वगैरह लिया जाता था। एग्रीकल्चर इकोनॉमी के हिसाब से देखा जाए तो एग्रीकल्चर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इकोनॉमी का सोर्स था, इनकम का सोर्स था, वो था एग्रीकल्चर। उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा टैक्स के तौर पे जमा करना होता था, लेकिन उसके अलावा जितना हिस्सा बचता था उसमें से कुछ डेली यूजेस में और कुछ बेचकर काम चलाया जाता था। इसके अलावा क्राफ्ट पीपल वगैरह बहुत से सामान बनाते थे जिन्हें मार्चेंट्स एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करते थे, और इन सामान को खरीदने या बेचने के लिए पंच मार्क कॉइन्स का यूज़ किया जाता था। इस तरीके से आप कह सकते हो कि इस टाइम का जो सोसाइटी है वो एक डेवलप सोसाइटी की तरफ वर्क करने लगा था पहले की अपेक्षा। पहले क्या होता था कि बार्टर सिस्टम चलता था और लोग उतना ज़्यादा टैक्स वगैरह नहीं होता था, ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन यहाँ से धीरे धीरे ये सारी चीज़ें होना स्टार्ट हो गई थी। इसके बाद इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आता है, डिस्कस द मगध एंड द वज्जी किंगडम। आपको मगध और वज्जी किंगडम के बारे में बताना है। तो मगध क्या था? मगध एक मोनार्च सिस्टम था, मतलब यहाँ पर जो रूलर होता था वो राजा होता था, या सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन किंग लिया करता था। ठीक है, तो देखो, द मगध इमर्ज एज अ इम्पॉर्टेंट महाजनपद। द किंगडम ऑफ मगध विच कॉरेस्पॉन्डिंग टू द प्रेजेंट डे बिहार इंजॉय मैनी नेचुरल एडवांटेजेस। मगध के पास कई सारे नेचुरल एडवांटेजेस थे, जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि वहाँ पर नदी थी, जंगल थे, जिसकी वजह से वो एक डेवलप्ड हुआ। इसके अलावा कई इंपॉर्टेंट रूलर्स, कई ब्रेव रूलर्स भी जो मगध में राज्य करते थे, उनकी वजह से भी मगध जो है वो एक तरीके से क्या हुआ, डेवलप्ड हुआ, जैसे बिंबिसार और अजातशत्रु, है ना। इसके बाद आता है रिपब्लिकन ऑफ वज्जी और द विरजी। जो रिपब्लिकन है यहाँ पर मोनार्च नहीं होता था, बल्कि यहाँ पर एक असेंबली होती थी। यहाँ कोई एक राजा नहीं होता था, बल्कि एक असेंबली होती थी जो आपस में बैठकर कोई भी निर्णय लिया करते थे। इस असेंबली में टोटल 8 क्लेन थे, जिनमें लिच्चावी, विदेहास, जंत्रकास और वज्जी, ये 4 क्लेन जो थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। कौन कौन से? लिच्चावी, जंत्रकास, विदेहास और वज्जी। ठीक है, इसके अलावा द वज्जियन इंक्लूड लिखा भी हुआ है ना। इसके बाद द लिच्चावी रूल्ड ओवर द एरिया दैट वाज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ द गंगा। अगर लिच्चावी की बात करें तो लिच्चावी जो है वो गंगा रिवर के किनारे का एरिया, बिहार के आसपास का जो एरिया है वहाँ पर रूल किया करते थे, और बाकी जो जंत्रकास, विदेहास है उनके भी एरिया डिवाइडेड थे। अब कोई स्पेशल निर्णय ले आना होता था तो साल के कई बार हिस्सों में ये 8 क्लेन के एक एक रिप्रेजेंटेटिव एक साथ आते थे और निर्णय लिया करते थे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ऑफ करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के साथ। थैंक यू।